नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंभू कुमार यादव, कंसल्टेंट प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट फ्रॉम बॉन लाइफ आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर न्यू दिल्ली से। मैं आज आपके लिए एक खास मेहमान को बुलाया है, जो कि हमारे फील्ड में प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक फील्ड में गत 27 साल से दिल्ली के बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स जैसे कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर्स, बिम्हंस हॉस्पिटल और भी अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स में इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है और अपनी एक्सपर्टाइज का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन है सर ने लगातार 27 साल से देते आए हैं। आज हम शुक्ला सर का स्वागत करते हैं हमारे बॉल लाइफ आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में। सर हमारे साथ उपस्थित हैं और आज जो जानकारी सर देंगे उस टॉपिक का नाम है कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी ट्रॉमा में, एक्सीडेंट में, बर्न इंजरी में, किसी हादसे के कारण अगर एम्पुटेशन मतलब पैर हाथ कट जाता है, तो उसको कैसे रख रखाव करें जिससे कि आपकी आर्टिफिशियल लिम्स आप जल्दी से जल्दी लगा पाएं और आपके जो स्टंप है उसके लिए बिल्कुल सही और सटीक तरीके से रख रखाव करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी प्रोस्थेटिक लेग के साथ होगी वो काफी हाई होगी। तो उससे संबंधित आज जानकारी हम शेयर करेंगे सर के साथ। इसलिए आज हम शुक्ला सर को एक्सपर्ट के रूप में बुलाए हैं और सर जो है काफी पेशेंटों को सॉल्यूशन देते आ रहे हैं जिससे कि लोग काफी लाभान्वित भी हुए हैं और आगे भी लाभान्वित होंगे। चलिए अब हम सबसे पहले शुक्ला सर का हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप हमारे जो है स्टूडियो में आए और इसके लिए जो है मैं आपका सौ आभार व्यक्त करता हूं सर। माय प्लेजर। सर सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि पैर या हाथ कटने के बाद किस प्रकार से रख रखाव करें, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए जिससे कि लोगों में लगे कि कहीं ना कहीं हम उस बात को ध्यान देंगे तो उससे उनको काफी बेनिफिट प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाने में होगा। देखिए शंभू जी, इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि भारत जैसे विकासशील देश में जी जो एम्पुटेशन मतलब किसी भी अंग का कटना, उसका मुख्य कारण होता है आज भी जी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई ऐसी चोट जिसकी वजह से दुर्भाग्यवश उस हिस्से को शरीर से अलग कर दिया जाता है, जिसको हम एम्पुटेशन कहते हैं। ज्यादातर आजकल जो है डायबिटिक केसेस में भी सर बहुत सारे आते हैं। India में being as a developing countries, still the road traffic accident or other injuries has become the prominent reasons for the amputation. But again, with the increasing lifestyle disorder, this make diabetes एक one of the major cause behind the amputation. ये भी अब देखा जा रहा है. Now India has become the capital, world capital for the diabetic peoples. सो डायबिटीज़ ऑफ कोर्स एक बहुत मुख्य कारण है एम्पुटेशंस का। एम्पुटेशंस के बाद जो शरीर का कटा हुआ हिस्सा जिसको हम टेक्निकल भाषा में स्टम्प कहते हैं, उसकी अगर हम सही तरीके से देखभाल करते हैं ताकि भविष्य में एक अच्छा प्रोस्थेटिक लिम्ब अगर उस व्यक्ति को दिया जाता है तो वो उसका मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन मतलब उसका मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह से ले सके, इसके लिए शरीर के कटे हुए हिस्सा स्टम्प की देखभाल बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि जो शरीर का जो हिस्सा, वो एक उँगली हो या हाथ हो या घुटने से नीचे का हिस्सा हो या शरीर का कोई हिस्सा है, पट्टी होने के बाद, बैंडेजिंग होने के बाद वो प्रॉपरली हील हुआ है कि नहीं। घाव एक बार भर जाने के बाद जब पट्टी निकल जाती है, आप डॉक्टर के साथ लगातार टच में रहते हैं और जब डॉक्टर वो पट्टी निकाल देता है, मरीज को ये सुनिश्चित करना होता है कि स्टंप जो शरीर का कटा हुआ हिस्सा है, उसकी देखभाल कैसे करनी है। तो इसमें कुछ मुख्य जो मैं बताना चाहूँगा आपको स्टेप होते हैं। जब सबसे पहले साफ-सफाई। स्टंप की साफ-सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है। स्टंप को आप हल्के गुनगुने पानी से कुछ सॉफ्ट माइल्ड लिक्विड सोप से स्पॉन्जिंग कीजिए और ख़ासकर उस जगह पे जहाँ पे सूचर लाइन है, जहाँ पे टाँके लगे हुए हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि वो टाँके वाला एरिया जो है हमेशा सूखा रहे, उसमें नमी या स्वर्ण ना रहे क्योंकि सामान्यतः ऐसी जगह में कीटाणु बैक्टीरियल ग्रोथ की संभावना संभावना बढ़ जाती है और वो फिर इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है मरीज़ को। उसके बाद उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक्सरसाइज़ मतलब कसरत करने से जो मांसपेशियाँ हैं उनकी मजबूती बनती है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे प्रोस्थेटिक लिम्ब को यूज़ करने में।
और सबसे इम्पोर्टेंट कई बार आप देखेंगे कि एम्पुटेशन होने के बाद उस हिस्से में, इस कटे हुए हिस्से में, स्टम्प में बहुत सूजन आ जाती है, स्वेलिंग जिसको हम बोलते हैं। जी, जी। तो उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए हम गरम पट्टी की बाँधने की सलाह दी जाते हैं, जो कि एक टेक्निकल तरीके से बाँधने वाला एक तरीका उसको सिखाया जाता है कि किस तरह से उस बैंडेज को यूज़ करना है। और आजकल तो मार्केट में शायद स्टम्प श्रिंकर्स जी, जी, बहुत स्पन श्रिंकर्स हैं जो कि लाइक्रा प्रोडक्ट से बने होते हैं, तो प्रेशर गारमेंट या स्टॉकिंग भी उसको हम लोग वो ज़्यादा कहते हैं, कन्वीनिएंट राइट? है, तो सुविधाजनक। पहनने में काफ़ी आसान होता है, उसमें बाँधने की बार-बार चक्कर नहीं हाँ, होती ये है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो गरम पट्टी या जिसको हम क्रैब बैंडेज बोलते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। मतलब मरीज़ अगर ढंग से नहीं बाँध रहा है, उसको प्रॉपर मार्गदर्शन में नहीं यूज़ कर रहा है, तो उसके नुकसान ज़्यादा हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं कि श्रमशिंकर्स आप मरीजों को प्रदान करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे, किफ़ायती और बहुत अच्छा विकल्प है गरम गरम पट्टी का क्रैब जी, बैंडेज। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट का क्या होता है कि एक ही जगह पूरे पट्टी को लपेट लेते हैं। जी। आपका सलाह कैसा है कि किस प्रकार से टाई करना चाहिए जैसे? जी, गरम पट्टी या क्रैब बैंडेज बाँधने का तरीका, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं फिगर ऑफ 8 मैनर में। फिगर ऑफ 8 का मतलब होता है 8 की जो आखिरी फिगर होती है, उस पैटर्न में नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर ले जाते हुए बाँधनी है। इसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल भाषा में ग्रेजुएटेड कंप्रेशंस, कि नीचे से धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जो है कम करना है, नीचे थोड़ा-सा प्रेशर को यस, है ना, ज़्यादा रखना है। यही कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम ऊपर से नीचे लेके आएँगे, तो जो स्टंप है, वो नीचे से स ज़्यादा सूज जाएगा और कई बार पेशेंट उसको गोल-गोल बाँध देती हैं फिगर ऑफ 8 की जगह। उससे स्टंप में कंस्ट्रिक्शंस, मतलब निशान आ जाते हैं और स्टंप की शेप जो है काफ़ी हद तक खराब। गधा टाइप का एक तरह से नीचे में जो है गोल टाइप का बन जाता है, ऊपर तरह पतला बल्बा बस बस शेप शेप है, करेक्ट, है ना? डबल बस शेप। करेक्ट। तो तो ये गलत मेथड है जो कि जीपर से अगर बाँधते हुए आ रहे हैं तो उनको नहीं बाँधना चाहिए, उनको नीचे से फिगर ऑफ 8 के शेप में बाँधना चाहिए, जिससे कि उनको एक स्टम्प का शेप जो है वो प्रॉपर आ जाए, जी, करेक्ट? ये ट्रेन्ड प्रोस्थेटिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा पूरा गाइडेंस दिया जाता है और मैं हमेशा मरीज को हम ये सलाह देंगे कि हमेशा एक क्वालिफाइड ट्रेन्ड प्रोस्थेटिस्ट से ही कंसल्ट करें जी, जी। इस तरह की मार्गदर्शन के लिए। उसके बाद आपका रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, मतलब किसी भी जॉइंट को किस हद तक मुड़ना है, उसके लिए कुछ मार्गदर्शित कुछ व्यायाम जो फिजियोथेरेपिस्ट जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए जो है डॉक्टर की या तो कंसल्टेशन या फिजियोथेरेपिस्ट का सलाह लेना चाहिए, जिससे कि वो किस तरह से रेंज ऑफ मोशन को धीरे-धीरे ला सकते हैं, पुनः अपने एक्चुअल अवस्था में, करेक्ट? बिल्कुल। और अगर मरीज़ ज़्यादा समय तक अपने स्टंप को मोड़ के रखता है चलते समय या बिस्तर में सोते समय, तो उससे वो जॉइंट में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है। मतलब कि जॉइंट एक एंगल स्टिफ हो जाती पे है। रहता है, स्टिफ हो जाता है। तो वो भी एक आगे भविष्य में पैर सीधा नहीं चैलेंज। कर पाते हैं, अगर बहुत लंबे समय तक 2-3 महीने तक अगर इस तरह से रखते हैं, तो पैर की पोजीशन ही फिक्स हो जाती है। फिर जो है उनको सीधा करना काफ़ी मुश्किल होता है। ट्रू। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ज़्यादातर सामान्यतः देखा गया है कि एम्पुटेशन के बाद पेशेंट की जो स्टंप की स्किन होती है, त्वचा बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, सेंसिटिव हो सेंसिटिव, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक स्मॉल टच बाय अ शीट ऑफ कॉर्नर ऑफ अ शीट, बेडशीट, पेशेंट को एक सिहरन सी पैदा होती है, हल्के से टच से भी। जी, जी। तो ऐसे स्थिति में हमें डिसेंसिटाइजेशन कुछ टेक्निक्स पेशेंट को हम बताते हैं, जिससे कि उसकी संवेदनशीलता को कम किया जा सके। इसमें सिंपली एक सॉफ्ट कॉटन ड्राई टॉवल से रबिंग करना होता है ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द स्टम्प राइट। टू डिसेंसिटाइज द स्किन ऑफ द स्टम्प। तो उससे जो है सेंसिटिविटी धीरे-धीरे कम होती है उसकी। अच्छा। तो आपने जो है बहुत सारे पॉइंट्स बताए, जैसे कि सबसे पहला आपने पॉइंट बताया कि स्टंप की कैसे रख-रखाव करें, सूखा रखें, जिससे किसी भी प्रकार के गीला और नमी ना रहे वहाँ पे। दूसरा पॉइंट आपने बताया सर समरी में कि आप एक्सरसाइज करें, नियमित जो है फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर जो भी कंसल्टेंट हैं उनसे सलाह लेकर के आप जो है अच्छे से एक्सरसाइज करें, स्टंप को मोबाइल रखें। तीसरा जो है बैंडेजिंग और क्रैप बैंडेज हो या स्टंप श्रिंकर आपके पास अवेलेबल हो तो उसका प्रयोग करें। सर एक हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि पैर कटने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हमारा पैर है और पैर एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, ये क्या चीज़ है? देखिए इसको मेडिकल लैंग्वेज में फैंटम सेंसेशन या फैंटम पेन कहा जाता है। ओके। शरीर का जो हिस्सा कट गया, शरीर से अलग हो गया,
हमारी जो नसें हैं जी। वो दिमाग के द्वारा संचालित होती हैं। करेक्ट। कटने के बाद भी वो नर्व जो नसें हैं उस शरीर के कटे हुए हिस्से का होने का एहसास ब्रेन को देती रहती हैं, ओके। क्योंकि ब्रेन को कुछ समय लगता है इस चीज़ को समझने में कि वो शरीर का हिस्सा एक्चुअली शरीर से जुदा हो गया है, कट गया है। ओके। ये सामान्यतः 1.5 से 2 महीने या कभी-कभी 3-4 महीने तक भी ये हो फीलिंग्स रहती है। फीलिंग्स रहती हैं, और ये बहुत ही सामान्य तो लगभग मैक्सिमम पेशेंट को हर होता है। किसी में 1.5-2 महीने तक, किसी में 3 या 4 महीने तक भी रहता है। वेरी गुड। तो सर फैंटम पेन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? कैसे किस प्रकार से इसको मैनेजमेंट करें? देखिए, जिससे कि दर्द खत्म हो हाँ जाए जी। या कम हो जाए? फैंटम पेन में जैसे मान लीजिए घुटने से ऊपर टाँग कटने के बाद मरीज को यह एहसास होता है कि उसके घुटने में या टखने में, एंकल जॉइंट में या अंगूठे में दर्द हो रहा है या खुजली हो रही है, जबकि वो हिस्सा वहाँ है ही नहीं, कट गया है। शिवलो एक तरह से फॉल्स फॉल्स फीलिंग ऑफ हैविंग दैट पार्ट। राइट। और कई बार ये बहुत ही पेनफुल होता है, जिसकी वजह से पेशेंट सो नहीं पाता, प्रोस्थेसिस को नहीं पहनता है। इसके लिए कुछ कंज़र्वेटिव मतलब तरीके होते हैं जिनको हम एक्सरसाइज के द्वारा, जैसे मैंने अभी पहले बताया, डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक्स या टैपिंग और मसाजिंग करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक बहुत ही प्रूवन मेथड जो है, जो ज़्यादातर हॉस्पिटल सेटअप्स में यूज़ किया जाता है, वो है मिरर थेरेपी। मिरर थेरेपी में पेशेंट्स की कटे हुए हिस्से की जो नॉर्मल सामान्य अंग है उसकी ही छवि उस शीशे में दिखा करके मरीज के ब्रेन को यह एहसास दिलाया जाता है कि वो कटा हुआ हिस्सा इंटैक्ट है, मतलब वो वहाँ अपनी जगह है। राइट। और हम पेशेंट को नॉर्मल हिस्से को मूव करने को बोलते हैं, पर मरीज का ब्रेन शीशे में देख कर के ये समझता है कि वो कटा हुआ हिस्सा एक्चुअली हिल रहा है, मूव कर रहा है। ओके। तो इससे मरीज को उस कटे हुए हिस्से के ना होने का एहसास होता एहसास होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से ब्रेन को हम वी आर ट्राइंग टू डू सम ट्रिक विद आवर ब्रेन, हम अपने ब्रेन के साथ खेल रहे हैं। करेक्ट। तो इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर एक्चुअली टू टैकल दिस फैंटम पेन एंड फैंटम सेंसेशन। और आजकल तो कुछ फार्माकोलॉजिकल मेथड, कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी इसमें रिकमेंड की जाती हैं बाई डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स ओपिनियन के द्वारा। तो इन सब तरीकों से हम फैंटम पेन या फैंटम सेंसेशन को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से फैंटम पेन का मैनेजमेंट सर ने बताया, जो कि बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा फील होता है फैंटम पेन, तो उसके लिए क्या करें? तो आपको इस वीडियो के माध्यम से अब सारी जानकारी प्राप्त हो गई है, आप अपने इस फैंटम पेन को कैसे कम कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास आता है कि इडीमा क्या होता है सर? बहुत सारे लोगों का इडीमा एक रहता है कि इडीमा क्या है? एडिमा बेसिकली एम्पुटेशन, शरीर का अंग के कटने के बाद उसमें कटे हुए हिस्से में एक तरह से सूजन राइट। आ जाती है। वो सूजन कुछ नहीं है, बस जो हमारी कोशिकाओं के बीच में आप कह सकते हैं कि फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, पानी भर जाता है, राइट। जो कि एक सूजन के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। इसी को हम एडिमा कहते हैं। तो उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? इसको भी हम बैंडेजिंग के द्वारा स्टम और एक्सरसाइज के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। स्टम श्रिंकर भी प्रयोग कर हाँ, सकते हैं इससे? स्टम्शिंग का इज़ द बेस्ट मेथड। ओके, ठीक है। तो स्टम श्रिंकर में क्या होता है कि एक ग्रेजुएटेड कंप्रेशन दिया जाता है, जिसमें कि उसकी प्रेशर पॉइंट नीचे से ऊपर उसकी प्रेशर की जो लेवल होती है अलग-अलग होती है, और उसी के दिशा में स्टंप के शेप के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ किया जाता है। जिससे स्टम्शिंकर में जहाँ तक मुझे लगता है डॉक्टर शंभू की इट हैज़ एन एडवांटेज, उनकी खासियत ये है कि एक यूनिफॉर्म कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। है, बैंडेजिंग में कई बार क्या होता है कि आप एक जगह पे ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, दूसरी जगह पे आपने कम प्रेशर दिया, तो वो अनइक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कई बार इस पेशेंट की जो स्टम्प की शेप वो इर्रेगुलर हो जा रही है। बट स्टम्शिंकर के साथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक ट्यूबलेस फॉर्म में है, स्ट्रेचेबल है, तो एक यूनिफॉर्म कंप्रेशन प्रोवाइड करता है, जो कि ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रभावशाली है। ओके। तो सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे है कि एक न्यूरोमा, एक वर्ड है न्यूरोमा, हमारे स्टंप में न्यूरोमा होने का। तो न्यूरोमा क्या चीज़ है? क्या होता है डॉक्टर शंभू कि एम्पुटेशन के बाद जो नसें होती हैं, जी, जी। नर्व, जो कि हमारे शरीर को किसी भी अंग को हिलने-डुलने में या एहसास करवाने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं, राइट। सेंसरी और मोटर नर्व्स, वो नर्व फाइबर्स एक ग्रोथ ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, क्योंकि नर्व की एक खासियत ये होती है कि
एम्पुटेशन कटने के बाद भी वो रीजनरेशन की उनके अंदर पावर होती है। दे कीप्स ऑन ग्रोइंग, वो मतलब बढ़ती रहती हैं अपनी जगह। और नीचे जहाँ से उनको काटा गया था एम्पुटेशन के दौरान, वहाँ उनकी ग्रोथ होने की वजह से गुच्छे की फॉर्म में वो डेवलप हो जाती हैं, और जो कि बहुत पेनफुल होती हैं। अगर आप ऊपर से स्किन के ऊपर से प्रेशर डालेंगे तो पेशेंट को उसपे पेन महसूस होता है। इसी को हम न्यूरोमा कहते हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? मेनली मतलब मैनेजमेंट, इनका मैनेजमेंट कैसे हो सकता आइडियली तो सर्जरी के दौरान अगर सर्जन अपना एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए नर्व को दे सिंपली एम्बेडेड द दिस नर्व कट एंड ऑफ द नर्व इनटू द मसल्स इटसेल्फ, मसल्स के अंदर ही उनको दबा दिया जाता है, है? ओके। जिससे कि संभावना नहीं रहती है। फिर भी हम बाकी कंजर्वेटिव तरीके जो मैंने अभी पहले बताया उन सब तरीके से, या फिर लास्ट में अगर पेशेंट को नहीं आराम मिलता है तो कुछ मेडिसिन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इनको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। ओके। तो सर ने जो है आज बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं कि स्टम्प की मैनेजमेंट कैसे करें, फैंटम पेन को कैसे कम करें और इलीमा को कैसे मेंटेन करें, न्यूरोमा को मेंटेन कैसे करें। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट का। एम्पुटेशन के कितने दिन बाद आइडियली प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाना चाहिए? देखिए, ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। पेशेंट की साइकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। एम्पुटेशन के बाद सामान्यतः मरीज मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। तो जब तक पेशेंट साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड नहीं है प्रोस्थेटिक फिटमेंट के लिए, प्रोस्थेटिक लेग लगवाने के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस ऐसे मरीज को आप प्रोस्थेटिक लेग लगा पाएँ। तो उसका साइकोलॉजिकल मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका स्टम्प का प्रॉपर हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसी कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन अगर पेशेंट के स्टम्प में है, तो जब तक कि वो रिज़ॉल्व नहीं हो गई है, ख़त्म नहीं हो गई है, और हमें एक आइडियल स्टम्प की फॉर्म में एक अच्छा और हेल्दी स्टम्प नहीं मिल पाया, तब तक हम एक डेफिनिटिव प्रोसेसेस लगाने में सच में प्रोस्थेटिक्स के लिए एक गोइंग टू बी अ चैलेंज। करेक्ट। बट फिर भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। आप देखते हैं कि प्रोस्थेटिक ऑर्थोपेडिक्स है ग्लोबल फिनोमेनन नाउ। इन दिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी बहुत सारे प्रोस्थेटिक टाइप्स आ गए हैं। अगर मैं जेनेरिकली बताऊं, जेनेरिक क्लासिफिकेशन, तो कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि ऑपरेशन टेबल पे ही फिट कर दिए जाते हैं मरीज को, उसका क्या नाम है सर? जिनको हम सिंपली इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट सर्जिकल प्रोस्थेटिक्स बोलते हैं। वो दे आर फिटेड ऑन द ऑपरेशन टेबल इटसेल्फ बिफोर द फाइनल फ्यूचर क्लोजर। सो उसमें एक स्पेशल तरीके से उसका सॉकेट डिज़ाइन किया जाता है, स्पेशल कंपोनेंट होते हैं, और पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ही वॉकिंग करवाया जाता है। अच्छा। इसका केवल खास मकसद ये होता है कि जितनी भी हमने अभी तक पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन थी, न्यूरोमा, एडिमा, फैंटम पेन, कॉन्ट्रैक्चर, इन सब से पेशेंट जल्दी रिकवर। रिकवर कर जाए, और अर्ली एम्बुलेशन मतलब पेशेंट की वॉकिंग जल्द अर्ली पॉसिबल हो पाए। पेशेंट कैन बी एम्बुलेटरी। अर्ली एम्बुलेशन का सबसे बड़ा देखिए बेनिफिट एक तो ये है कि पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन रिड्यूस हो जाएगा सिग्निफिकेंटली, तो उसका ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर वो रिड्यूस होएगा। राइट। ठीक है। और रिहेबिलिटेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएंगे। हाँ, और पेशेंट को एक हेल्दी स्टम्प मिलेगा। करेक्ट। तो इन सब के चलते इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव आईपॉप प्रोस्थेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। एक एवरेज जो है, जो भी पेशेंट जो ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण जिनका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो एवरेज टाइम पीरियड जो स्टम्प का हीलिंग का है और प्रोस्थेसिस फिटमेंट का कितना टाइम है आपके हिसाब से सर? देखिए, सामान्यतः हम 1.5 से 2 महीने के बाद जब सारी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, सूजन, स्वेलिंग, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन रिजॉल्व हो जाती हैं, राइट सर। तो हम एक डेफिनेटिव फाइनल प्रोसेस मरीज को देकर के, इट डिपेंड करता है अगर पेशेंट का स्टम्प अगर प्रॉपर प्रोस्थेटिक फिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, जैसे कुछ एम्पुटेशन होते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से भी, ठीक है? जी जी। बिजली का करंट लगने से जो बर्न इंजरी होती है उसकी वजह से, उसमें पेशेंट की स्किन जो होती है स्टम्प की वो बहुत ही फ्रेजाइल ग्राफ्टेड। मार्केट्स होती है, तो इट टेक्स टाइम, उसको समय लगता है प्रॉपर हील होने में। कभी कभी 6 महीने, साल भर भी, 2 साल भी हाँ, लगता है। कह सकते हैं कि वहाँ टाइम लगेगा, सर। क्योंकि जब पेशेंट प्रोस्थेटिक लेग लगा के उस पे अपना वजन डालेगा, वेट बेयरिंग, और वो सरफेस तैयार नहीं है वेट बेयरिंग को वजन झेलने के लिए, तो उसमें स्किन दोबारा से फट सकती है। करेक्ट। अगर पेशेंट डायबिटिक है, हीलिंग स्लो चल। स्लो चल रही है,
देन वी हैव टू वेट, हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा। करेक्ट। या कोई इन्फेक्शन आ गया किसी कारणवश, तो फिर से हमें उस है ना उस टाइम को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, और फिर जब तक कंप्लीट हील नहीं होते तब तक हमें वेट ही करना, यस, यस। राइट? तो वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो कि लीडिंग फैक्टर हो गए हैं बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड पैथोलॉजी लाइक डायबिटीज़, तो इस तरह से जो एम्पुटेशन होते हैं उसमें भी वॉल्यूम फ्लक्चुएशन, मतलब स्टम्प कभी कम ज़्यादा एडिमा की वजह से, तो जब तक ये सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो जाती हैं और हमें आइडियल एक आदर्श स्टम्प नहीं मिलता, तब तक हम प्रोस्थेटिक फिटमेंट के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, जब हमें लोग कभी-कभी ऐसा देखे हैं कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता रहता है, हमारा जैसे प्रोस्थेटिक लिम्ब फिट हो गया 2 ढाई 3 महीने के बाद, तो उसके बाद स्टंप को फिर कैसे रख-रखाव करें उनको? देखिए, पहला प्रोसेस अगर किसी मरीज को दिया जाता है तो उसके साथ ही उसको कुछ सामान्यतः कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि हर प्रोस्थेटिक सेंटर में इस तरह की एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए और उसमें कैसे स्टम्प की केयर करनी है। अब स्टम्प केयर बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। जिसमें कि मैंने बताया शायद पहले भी कि ये किस तरह से घाव वाले एरिया को हमें हल्के लिक्विड सोप, माइल्ड सोप के साथ स्पॉन्जिंग करना है, उसको ड्राई रखना है। जी, उसके बाद स्टम्प की केयर के साथ-साथ आपको प्रोस्थेटिक लेग की भी बहुत केयर करनी है और वो खासकर वो हिस्सा जिसको हम सॉकेट कहते हैं, जी, जिसमें कि स्टम्प एंटर करता है, वो हिस्सा क्योंकि स्किन के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता है, जी, जी। तो उसकी साफ-सफाई बहुत डेली महत्वपूर्ण है। करनी चाहिए उसकी साफ-सफाई? बिल्कुल डेली करनी चाहिए और उसको भी आप माइल्ड लिक्विड सोप से स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। हो सकते नॉन हैं। अल्कोहलिक हाँ, लिक्विड से आप उसको स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। और अगर उसमें आपको लगता है कि किसी भी हिस्से में कोई अनावश्यक रूप से आवाज़ आ रही है या कहीं कोई चीज़ लूज़ हो गई है, तो आपको इमीडिएटली अपने प्रोस्थेटिस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो जैसे इस प्रोस्थेटिक लेग फिटमेंट के बाद डेली रूटीन में वो 10-12 घंटा यूज़ करते हैं, उसके बाद जब रात में खोलते हैं तो स्टंप को किस प्रकार से रख-रखाव करें, जिससे कि उनकी लाइफ जो है और भी बेहतर और हेल्दी स्टंप रहे? देखिए, शुरू में तो अगर पहला प्रोस्थेसिस हम दे रहे हैं एम्पुटेशन के बाद, जी, हम शुरू में 15 मिनट, 1 घंटा, धीरे-धीरे टाइम हम इसको बढ़ाया जाता है, तो टाइम ऑफ वियरिंग है। उसके बाद ये हमेशा पेशेंट को बोला जाता है कि सोते समय जी, आपको अपने स्टम्प को सीधा रखना है और अगर कोई एम्पुटेशन इस वजह से हुआ है बिकॉज़ ऑफ सम वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जी, जी। डायबिटीज़ की वजह से, तो हमेशा स्टम्प को थोड़ा-सा एलिवेटेड कंडीशन में तकिया लगा हाँ, करके नीचे तकिया वगैरह लगा के रखना है और ये ध्यान रखना है कि स्टम्प को कभी भी मोड़ के नहीं रखना है। जी, जी, जी। ना तो चलते समय कुछ लोग क्या होता है कि बैसाखी वगैरह इस्तेमाल करते हैं चलते हुए और शायद वो आलस की वजह से या नहीं उनके पास प्रोस्थेटिक फैसिलिटी लैग उनको अभी तक नहीं मिला है, वो इंतज़ार में है जब तक वो बनेगा। तो सामान्यतः देखा जाता है कि वो क्रचेज़ या बैसाखियाँ यूज़ करते समय घुटने को मोड़ के चलते हैं। जी, जी, जी। या अगर घुटने से ऊपर कटा हुआ है तो वो ये कूल्हे के जॉइंट को हिप को मोड़ के चलते हैं। उनको ये एहसास होता है कि शायद मेरा घुटने या पाँव ना टकरा जाए, ये सब फैंटम पेन की वजह से होता है, जिसकी वजह से उसको मोड़ के चलते हैं। ये उनको समझाना पड़ेगा कि अगर आप लंबे समय के लिए घुटने को मोड़ के रखेंगे या कूल्हे के जॉइंट को मोड़ के रखेंगे, तो वो उसी जो पोज़ीशन में फिक्स हो सकता है। स्टिफनेस हो जाएगा या नहीं तो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने की और संभावना। आगे भविष्य में प्रोस्थेटिक लेग लगाने में रियली बहुत चैलेंजेस आप चैलेंज हो जाता है। एक अगेन रिवीजन सर्जरी करके उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो आज हमारे डॉक्टर साहब ने स्टंप को पोस्ट एम्पुटेशन कैसे केयर करें, कैसे रख-रखाव करें, कैसे उनका ध्यान रखें, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी प्रोस्थेटिक लिम्ब लगा करके चलना शुरू कर सकते हैं, और प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ भी कैसे आप स्टंप का केयर करेंगे जिससे कि आपका स्टंप हेल्दी रहेगा, हाइजीनिक रहेगा, और आप हमेशा तरोताज़ा जैसे नॉर्मल लाइफ में पहले थे, वैसे ही प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसको यूज़ करते रहेंगे। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाने के बाद। एक शब्द और भी जानना चाहेंगे सर से, पेशेंट हमेशा पूछते रहते हैं कि प्रोस्थेटिक लेग लगाने के बाद क्या-क्या दिक्कतें हो सकती है? देखिए कई बार देखा गया है कि जो ऐसे मरीज जिनका प्रोस्थेटिक लेग मिला है, उनकी स्किन में छाले पड़ जाना या उस स्किन के उस हिस्से में लाल या कोई और वाटर बॉयल्स कभी-कभी फॉर्मेशन हो जाते या हैं, स्किन चेंजेज हो जाते हैं। या स्किन बॉयल डेवलप हो जाते हैं या किसी किसी मरीज में
एलर्जी होने की वजह से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ऐसी एक स्किन से रिलेटेड समस्या हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक या लेदर या किसी और सिंथेटिक मटेरियल से उनको एलर्जी होती है, या एक्सेसिव बहुत ज़्यादा पसीना आने से ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। राइट। तो ये सब सामान्य जो लक्षण है। लक्षण हैं, बट इसको अगर हम सही तरीके से स्टम्प की रख रखाव करेंगे और देखभाल करेंगे, ना केवल स्टम्प की बल्कि प्रोस्थेटिक सॉकेट की भी, तो शायद हम इन चीज़ों से बहुत आसानी से इनको हम छुटकारा पा सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात शंभू मैं जो आपसे कहना चाहूँगा कि मरीज को प्रोस्थेटिक लेग फिटमेंट लगवाने के लिए, प्रोस्थेटिक फिटमेंट के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रोस्थेटिक लेग कहाँ से ले रहा है। तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा महत्वपूर्ण रहता है, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह से प्रोस्थेटिक रिहैबिलिटेशन में भी जो भी प्रोस्थेटिक फिटमेंट किया गया है, वो एक आरसीआई द्वारा क्वालिफाइड राइट। प्रोफेशनल प्रोस्थेटिस्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना केवल एक्सपर्ट होते हैं, बल्कि दे आर वेल क्वालिफाइड टू हैंडल एनी कॉम्प्लिकेशन। अगर भविष्य में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है प्रोस्थेटिक से रिलेटेड, वो उसको बेहतर रूप से हैंडल कर सकते हैं। तो मैं हमेशा आपके माध्यम से आपके मरीजों को कहना चाहूँगा कि प्रोस्थेटिक लेग लगवाने के लिए हमेशा ये सुनिश्चित किया जाए कि जिस सेंटर में, जिस प्रोस्थेटिस्ट के पास हम जा रहे हैं, वो आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें रजिस्टर्ड हों, वेल क्वालिफाइड हों और ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हों। सर जो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के जनरल काउंसिल मेंबर हैं, जो कि इनको काफ़ी कमिटियों में सर का जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर सर हैंडल करते हैं, और किस तरह की क्वालिटी प्रोस्थेटिस्ट को डिलीवर करना चाहिए एम्पुटी को, जिससे कि उनकी लाइफ में लिमिटेशंस कम से कम हो और अपनी लाइफ को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाने में उनको सफलता मिले। देखिए, एक सक्सेसफुल प्रोस्थेटिक लेग प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मरीज को कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि ये जो झोला छाप डॉक्टर या क्वैक्स, राइट। ये एक बहुत हमारे देश में विकराल समस्या है, और चिकित्सा के हर क्षेत्र में ऐसे लोगों का बोलबाला है, और हमारा प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक प्रोफेशन भी इसमें एक्सेप्शनल नहीं है। तो मरीज को प्रोस्थेटिक लेग लगवाने के लिए जब भी वो किसी सेंटर का सिलेक्शन करे, वो सबसे पहले ये सुनिश्चित करे, जो भी वहाँ पे प्रोस्थेटिस्ट डॉक्टर हैं, वो आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल हैं, उनके पास ए कैटेगरी का रिहैब प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मरीज सिंपली जाके, ये दिमाग उसका अधिकार क्षेत्र में आता है, मरीज का राइट है, वो पूछ सकता है, और हर ट्रेन्ड क्वालिफाइड रिहैब प्रोफेशनल प्रोस्थेटिस्ट जो होता है, सामान्यतः वो अपने क्लिनिक में सर्टिफिकेट डिस्प्ले करता है, जैसा कि आपने किया हुआ है। राइट। राइट। तो ये मरीज के राइट है, उसका ये कंज्यूमर राइट्स में भी आता है, उसका ह्यूमन राइट भी है कि पेशेंट्स को एक क्वालिफाइड ट्रेन्ड प्रोस्थेटिस्ट द्वारा ही सर्विसेज प्रदान की जानी चाहिए। तो उससे जैसे कि जो पेशेंट लाभान्वित ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, और उनके देखभाल में उनकी जो संरक्षण है और उनकी जो चाल है, मोबिलिटी है, वो बेहतर उनको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि एक ट्रेन्ड क्वालिफाइड प्रोफेशनल ही बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज दे सकता है। प्रोस्थेटिक लेग जो झोला छाप टेक्नीशियंस या क्वैक्स इनको हम बोलते हैं, मार्केट में आप देखेंगे बहुत से लोग प्रोस्थेटिक लेग लगा के ऑनलाइन एक दिन में फिटमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन बिक रहा है। इससे मरीज को कितना नुकसान होता है, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने खुद ऐसे कई केसेस देखे हैं जिन्होंने ऑनलाइन प्रोस्थेटिक फिट लेग लगवा लिया, और एक दिन में प्रोस्थेटिक लेग लगवाने के बाद, उसके बाद, क्योंकि वो प्रोस्थेटिक लेग टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं, प्रॉपर जो हमारा उसको बनाने का मेथोडोलॉजी होता है, साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका, वो उसमें इख्तियार नहीं किया गया होता है, और ये फ़ायदा पहुँचाने से ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो पेशेंट को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। शारीरिक नुकसान सब तरह से होता है। तो प्रोस्थेटिक लेग लगाने के बाद आप एटलीस्ट कितना दिन एक तरह से ट्रेनिंग करना चाहिए पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट जो है कंफर्टेबली अपना आसानी से दिनचर्या का रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, इसका भी कोई एज़ सच प्री डिफाइंड गाइडलाइंस नहीं है। ये अगेन डिपेंड करता है पेशेंट के मोटिवेशनल लेवल पे, राइट। और पेशेंट का हाउ मोटिवेटेड योर पेशेंट साइकोलॉजिकली, वो कितना मोटिवेटेड है, उसका स्टम का पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, दे हैव बीन प्रॉपर्ली रिजॉल्व्ड, और ही और शी इज़ साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड।
राइट। और कोई ट्रेन्ड प्रोस्थेटिस्ट अगर उसको गाइड कर रहा है, तो विदिन अ वीक अ पेशेंट कैन बी अ ट्रेन्ड पेशेंट, ही कैन वॉक। डिलीवरी में वो अपना कार्यक्रम पे आ सकते हैं और वो अपने ऑफिस को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो उतना लेवल तक का ट्रेनिंग कैपेबल हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत सर का धन्यवाद। आज सर ने हमें बहुत ही अच्छा समय दिया और सर का जो एक्सपीरियंस है हम आप लोगों तक पहुंचा पाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ सुथरा इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ होगा, जिससे कि आप अपने जीवन को एम्पुटेशन के बाद कैसे संरक्षित कर सकते हैं और आपकी जो चिंताएं होती है वो सारी चिंताओं का जो आंसर है, जो कि आपकी उत्तर है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आप तक इस तरह के जो इंफॉर्मेशन है वो निरंतर पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आभार आपका सर। आपको इस स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार प्रवीण शुक्ला सर का, और हमारे जितने भी दर्शकगण हैं उनकी तरफ से भी नमस्कार। थैंक यू सो मच।